हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कल हमने दिया था 59 क्वेश्चन नंबर से कर लिए थे सेट 3 का। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जा करके है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है और उसके बाद जाकर के हमें बनाना है आगे रखे क्वेश्चन को 60 से 59 तक हम देख दिए सेट नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 60 हम क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को हम आपको सामने रख रहे हैं। सेट 3 है, एनटीपीसी का हम लोग नया वाला वॉल्यूम है वो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशंस। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन सही से बनाएंगे और सही से कुछ करेंगे। लेकिन हम इससे पहले आप लोगों को देखते हैं कि क्या आप लोगों की स्थिति है। जो क्वेश्चन नंबर 60 हम जल्दी करेंगे इसको। एक्स और वाई क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। एक्स और वाई वॉल्व क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। कितने? क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों वाल्व खोल जाते हैं, परंतु जब टैंक एक बटा 3 भाग भर जाता है तो वाल्व बंद कर दिया जाता है। पर टैंक में लीक होने के कारण दोनों वाल्व द्वारा भरे गए पानी का 1/3 हिस्से को रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है और दोनों वाल्व को फिर से खोल दिया जाता है। टैंक को भरने में कुल समय कितना लगेगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वाल्व है, क्या है? एक्स है और वाई है और इसमें एक लीकेज भी है। क्या है? एक लीकेज भी है। एक्स है, वाई है और एल है। एल मतलब लीकेज। अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि क्या है, तो एक कह रहा है कि 30 घंटे में भर सकता है और 20 भर सकता है। टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालेंगे और वर्क निकालेंगे। कह रहे एक 30 घंटे में भर सकता है और एक कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। हम बताए थे अगर 2 या 3 निकल जाए इस स्थिति में हम इसको बना सकते हैं। हम इसको वर्क क्या होता है कि एलसीएम होता है 30-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अगर हम कहें कि एक्स और वाई दोनों एक साथ काम करेगा तो क्या स्थिति होगी? एक्स प्लस जो वाई होगा वो वर्क करने का जो कैपेसिटी एफिशिएंसी होगी वो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब 3 और 5 आएगा। वो कहानी में हम चलते हैं आगे की ओर। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए वाल्व खोल देते, परंतु जब टैंक का 3 भाग भर जाता है तो वाल्व बंद कर जाते हैं। पर टैंक में लीकेज होने के कारण दोनों भरे गए पानी का 1/3 हिस्सा रिसाव हो जाता है। रिसाव को तुरंत बंद कर जाता है और बर्न को भरने में टैंक को कुल कितना समय लगेगा? अब बताइए कि इनिशियली शुरू में भरा गया हिस्सा माने कि वह पार्ट जो शुरू में भर दिया गया है वह हिस्सा कौन सा है? तो ये कह रहा है कि पूरे टंकी का 1/3 तो 1/3 इंटू 60 तो कितना हो गया? 20, यानी 20 भाग को भरेगी। भरा गया 20 भाग को। लेकिन ये 20 भाग को तो भर दिया गया, लेकिन क्या पता लगा उसमें एक लीकेज हो गया। तो लीकेज के कारण भरे गए हिस्से का 1/3 क्या हो गया? 1/3 भाग को वो रिस गया, मतलब रिस में लीकेज हो गया। तो लीकेज भाग LEAKAGE लीकेज भाग। और लीकेज भाग जो भरा है उसका 1/3 गुने 20 यानी कि 20/3 भाग लीकेज हो गया। अब भरे गए भाग में शेष कितना रह गया? तो शेष कितना रह गया? तो शेष कितना हो गया? अब देखिए लीकेज में से 20/3 भाग लीकेज हो गया तो शेष क्या रह गया? तो हम बताएंगे कि जो 60 था 60 में से 20 काम हो गया था 40। अब 40 में से इतना भाग और भरना पड़ेगा 20/3 क्योंकि ये भी लीकेज हो गया ना। यानी कि जो शेष काम है वो बोल रहे हैं यहाँ पर शेष काम। सॉरी, हम इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ज्यादा लंबा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो वाल्व कम से कम 30 घंटे और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। टैंक भरने के लिए दोनों वाल्व खोल दिए जाते हैं, मतलब जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तो वाल्व को बंद कर दिया जाता है। पर टैंक में लीकेज होने के कारण दोनों वाल्व में भरे गए पानी का 1/3 भाग रिसाव को बंद कर दिया जाता है और फिर खोल दिया जाता है। टैंक को भरने में कुल समय कितना लगेगा? अब बताइए यहाँ हम लिख दिए कि शेष भाग या शेष काम क्या है? तो आपके पास टोटल काम कितने थे? 60 काम थे। 60 में से आपने 20 काम पहले कर लिए थे एक काम। अब वो 20 काम को उसमें से कह रहा है कि लीकेज हो गया तो लीकेज वाला काम तो फिर से करना पड़ेगा ना, प्लस 20/3। अब ऐसा कर सकते 40 प्लस 20/3 इक्वल टू हो जाएगा 120 प्लस 20/3 यानी कि हो जाएगा 140/3।
3 भाग। अब देखिए ए भाग आ गया आपका। अब बोल रहा है कि अब इस दौरान पूरा टाइम क्या लगेगा, जो मैंने कि टाइम एक का एक्स का 30 मिनट, वाई को 20 मिनट लगते हैं, तो एफिशिएंसी 3 2 हो गया, दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गया। कल शुरू में दोनों मिलकर कैसा करते हैं कि एक बार थर्ड भाग को काम को करते हैं, तो जब टोटल वर्क 60 थे, पूरा थर्ड भाग को 20 भाग कर लिया। अब करा कि एक बार थर्ड भाग में से उसका भी 1/3 भाग लीकेज होने का भग गया, यानी 1/3 गुने 20 यानी 20/3 भाग लीकेज हो गया जी। अब शेष का रिमेनिंग जो वर्क है वो क्या होगा, तो रिमेनिंग काम होगा 60 काम टोटल थे, तो 20 काम पहले कर लिए, तो 60 - 20, लेकिन जो भाग लीकेज हो तो वही भरना पड़ेगा ना, तो 60 - 20 प्लस 20/3 यानी कि इतना 120/3। अब इतना काम है। अब पता कर टाइम, टोटल टाइम क्या लगेगा, कुल समय क्या लगेगा, टोटल टाइम। जब कुल समय क्या होगा, बेसिकली बच्चों के लिए है कि जो बच्चा नहीं समझ पाते उनके लिए हम इतना लंबा करते हैं। अब कुल टाइम क्या होगा, तो पहले 20 भाग को उन्होंने काम किया होगा, तो 20/5, क्योंकि उस भाग को भरने में कुछ टाइम लगा होगा ना, तो 20/5 दोनों मिलकर काम कर रहे थे। और बाकी जो है 140/3, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बटा एफिशिएंसी, यही ना, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बटा एफिशिएंसी। यहाँ 20 है काम किया, टाइम कितना होगा तो उसकी एफिशिएंसी से 5 बार दोनों मिलकर कर रहे हैं, फिर ये वर्क है और फिर बटा टाइम एफिशिएंसी, तो 5। अब देखिए क्या किए, 40 25 20 से 4 घंटे हो गए, और ये 5 से कट गया, 5 नहीं 10, यानी कि 4 + 28/3। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं 4.9.1/3 यानी कि 13.1/3। अब होल नंबर को आसानी से जोड़ सकते हैं, बटन पूर्णांक लगा दीजिए, यानी कि इतना घंटा उन्हें भरने में लगा होगा एक लीकेज के कारण में, 13.1/3। अगर आंसर है तो सही है, नहीं तो नहीं। अब देखिए क्वेश्चन से आप समझ गए कितना भाग बच गया। कुल टाइम क्या था, वर्क बटा एफिशिएंसी। यहाँ वर्क कितना बचा है 20, यहाँ काम शुरू में तो काम किया उसमें टाइम लगा, 20 भाग को एफिशिएंसी से भागा दिया तो 4 आ गया। फिर टाइम वर्क है कितना 140/3, 140/3 को फिर एफिशिएंसी से भागा देंगे, क्योंकि टाइम निकालना है टोटल टाइम, ये वाला टाइम और इसको भरने वाला टाइम। अब दोनों टाइम को निकाल कर हमने जोड़ दिया, सिंपल से कैलकुलेशन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब माध्य ज्ञात करें, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। माध्य बराबर होता है कुल योग और बटा कुल संख्या। अब जितनी भी योग है उसको जोड़ करके संख्या से भाग दिए, आंसर आ जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 62 नंबर 62 प्रोबेबिलिटी का। हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी यहाँ क्वेश्चन हम सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, क्योंकि है ना कि प्रोबेबिलिटी एक लंबा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी को हम 2 से 3 दिनों में एक नया चैप्टर लेके आएंगे और उसमें पूरी तरह से डिस्कशन लेंगे, ताकि आपको बैंकिंग का मेनली क्लास होती है उसमें होती है, हम आपको उसमें बेसिकली चीज हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्लियर करने के लिए पूरे क्लास देंगे, उस क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन इसलिए हम प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन टच नहीं करेंगे, बना सकते हैं लेकिन उसको हम टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उलझ जाए। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि एक थैली में 3 तरह के सिक्के हैं। कितने तरह के सिक्के हैं, 3 तरह के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी कि कुल 175 सिक्के, मतलब टोटल जो नंबर है वो 175 सिक्के हैं। हर प्रकार के सिक्के की कुल कीमत और थैले की कुल राशि क्या है। अब बताइए यहाँ जो 63 नंबर में कह रहा है कि एक वैल्यू लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, पहले क्वाइंस लिखते हैं। क्वाइंस का है तो क्वाइंस किस तरह से हैं, 1 रुपए तो पैसे बदल दीजिए, 100 पैसे, 50 पैसे और किस पैसे के हैं, 1 रुपए, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और यहाँ इसके कह रहे हैं कि और क्या है, इनके जाके पर और इनके कुल जो नंबर हैं, नंबर इनको नहीं दिया हुआ, नंबर इनको नहीं दिया, नंबर इनको नहीं दिया, टोटल जो नंबर है वो दिया हुआ है कि 275 है, तो नंबर का रेशियो भी नहीं दिया। लेकिन कह रहा है कि इनके जो वैल्यू हैं, इनके जो वैल्यू हैं वो सबके बराबर है। वैल्यू क्या है, इनके बराबर है, यानी कि दोनों को जो मल्टीपल करके बराबर आए, तो 100 में क्या मल्टीपल करेंगे बराबर आएगा, 50 में क्या मल्टीपल बराबर करेंगे, 25 में क्या, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4। ये इस तरह के रेशियो में होंगे। अगर इस तरह के रेशियो में आएगा तो यहाँ 100 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू टोटल जो वैल्यू है वो क्या इक्वल है, यहाँ 100, यहाँ 2, यहाँ 4। देखिए रेशियो, यहाँ जो नंबर का रेशियो दिया हुआ, रेशियो माने कि नंबर का अनुपात, रेशियो या अनुपात,
तो 1 2 4 ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन कह रहा है कि नीचे जो वैल्यू बराबर है। अब देखिए 100 को रेशियो में दोनों को मल्टीपल करके, तो 100 गुने 1 100, 50 गुने 2 50 और 25 गुने 4 इतना। अब क्या कह रहा है कि 100 100 100 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या यहाँ पर कि तो बताइए कि यहाँ पर जाकर के थैले में कुल राशि क्या होगी, थैली में कुल राशि क्या होगी। तो हम बताइए कि नंबर कितना होगा। तो हम ए को अगर बाई की राशि को उसको 3 से गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन माने 1 रुपए के सिक्के की संख्या क्या आएगा। तो जो होंगे वो कितना आएगा, 275 टोटल दिया हुआ है। अब गुने 1 और बट्टा 2 1 3 और 3 4 12, 2 1 3 और 4 3 7 21 2 7 सॉरी यहाँ पे क्या करा, कुल 175 सिक्के हैं और हर पैसे के सिक्के की क्या कुल कीमत बराबर है। कुल कीमत बराबर है 100 1 50 2 100 4, यानी 1:2:4 के हैं और 275 है। तो यहाँ 275 नहीं है, 175 है, 175। अब ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 बचे 35, यानी कि हर एक प्रकार के 25 सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के 25 सिक्के हैं। अब क्या कह रहा है कि टोटल वैल्यू क्या आएगा। अब बताइए कि टोटल वैल्यू कितना आएगा। हमको तो बोल रहा है ना कि जाकर के वैल्यू सबके बराबर है, तो 100 गुने 25 ये 100 रुपये वाला का वैल्यू, और गुने जितना ये वैल्यू उतना सब वैल्यू है, गुने 25, तो 2500 गुने 3 यानी कितना आएगा 7500। ये पैसे आएंगे, क्या आएंगे पैसे। इसको रुपया बनाने के लिए हम लिख देंगे 75 रुपये। क्यों, क्योंकि ये जाकर के 100 से भागा दीजिए, पैसे में आएगा, ये 75 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। कितने नंबर, ए नंबर। ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। कह रहा था कि एक बैग में 3 तरह के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये का सिक्के का जो वैल्यू होगा बस 100 पैसे होंगे। हमेशा पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन को। 100 पैसे होंगे, 50 पैसे का 50 और 25 पैसे का 25। अब कह रहे हैं कि इनका जो टोटल वैल्यू यानी कि दोनों को मल्टीपल करके नंबर्स का और कॉइन्स का करेंगे तो इक्वल आएंगे, यानी ये भी 100 ये भी 100 ये भी 100 आएंगे। अब 100 में क्या गुना करेंगे, 100 आएगा 1, 50 में क्या गुना करेंगे 100 आएगा 2, और 25 में क्या गुना करेंगे 100 आएगा 4। यानी कि जो नंबर का जो रेशियो है 1 2 4 के रेशियो में, और ये टोटल जो नंबर है 175। तो हमने कहा कि 1 रुपए के सिक्के के नंबर क्या होंगे, ये 175 इंटू इसका जो नंबर का रेशियो जो लिख दिया बटा टोटल नंबर, तो 7, तो 25 आ गया। यानी कि 1 रुपए के 25 सिक्के, तो टोटल वैल्यू क्या होगा कॉइन्स इंटू नंबर, यानी कि 100 गुने 25, लेकिन हर बराबर बराबर, यानी कि ए भी जितना होगा उतना इतना 3 से मल्टीपल कर दिया तो 7500 आ गया, 75 बेस का आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं आपको, थोड़ा सा उलझा देते हैं, और उलझाना उनको काम है, उलझाएंगे तो बच्चे छटेंगे कैसे। अब कह रहा है 64, एक पतंग जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर है जो समांतर रूप से 60 डिग्री झुकाव से धागे से बन रहा है, तो धागे की लंबाई क्या है। अब बताइए कहा क्या रहा है कि एक पतंग है, ये यहां से इस तरह से, ये पतंग जमीन से ऊंचाई से उड़ रहा है, कितने ऊंचाई से 60 मीटर की ऊंचाई से, 75 मीटर 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कह रहा है कि 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और इन्हीं के एक झुकाव है धागे के साथ, वो धागे के साथ झुकाव से कितना झुकाव से घूर रहा है, वो कह रहा है कि 60 डिग्री झुकाव के साथ झुके हुए हैं। तो बताइए कि इनकी हाइट क्या होंगे। अब देखिए 60 डिग्री से कहा 60 डिग्री हो गया, अब यहाँ 60 डिग्री हो गया ये, तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा 75 और 60। अब हमको ये पूछा है कि क्या है। अब बताइए कि एक जिस पर 90 और थीटा दोनों हो, तो वो होता है थीटा और 90 दोनों बेस होता है, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा के सामने वाला, और ये हाइपोटेन्यूस है। अब दिया हुआ क्या दिया हमें, एच और पी के बीच रिलेशन है, पी बाई एच या एच बाई पी क्या होता है, हम साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई क्या है हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा तो साइन 60 का मानक रहेगा, तो साइन 60 इक्वल टू पी, अब पी का वैल्यू आपको पता है 75 और बटा एच। अब देखिए क्या आएगा, साइन 60 में कितना होता है √3/2 इक्वल टू 75/h। ऐसा कर सकते हैं h इक्वल टू 75 गुने 2 बटा 70 √3, यानी 150 बटा 3।
अब देखिए इसको भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर इस तरह का आंसर दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो कितना आएगा, रेशनलाइज करेंगे 150 √3/3, तो 3 से 15 कट जाएगा 5 मरतबे में, ये कितना आ जाएगा 50 √3। अब यहाँ समझ में आया तो सही है, और 50 √3 आंसर आ गया, आराम से आ रहा है बी नंबर। इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनते हैं। अब बाकी 4-5 क्वेश्चन और हम उसको भी बना के वीडियो खत्म करेंगे दूसरे वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 दो 65 का रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन 65, क्वेश्चन नंबर का रहा है क्या 65, कि अगर एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दिया तो इसके आयतन में क्या प्रभाव आएगा। अब देखिए कह रहा है एक शंकु मतलब कोण, शंकु का ऊंचाई दुगनी कर दिया, ऊंचाई क्या दुगनी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, तो क्या प्रभाव होगा। कितना क्वेश्चन है, शंकु का ऊंचाई दुगनी कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए शंकु प्रभाव, तो क्या प्रभाव होगा किसमें, आयतन में, आयतन में। अब आयतन में तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/3 πr²h, ये होता है ना। अब देखिए ए कोन का वॉल्यूम होता है, अब इसमें h की जगह पर क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो 1/3 π r² 2h, ऐसा लिख सकते हैं 2/3 πr²h, ये न्यू वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या कर रहा है कि जो ऊंचाई है उसको दुगना कर देना है। अब अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सिर्फ 2/3 πr²h माइनस 1/3 πr²h। अब देखिए 1/3 आ गया, 1/3 πr²h आया, और प्रतिशत कितना आ गया, बढ़ रही है ना, अंतर यानी कि वृद्धि हो गई, बढ़ गया है क्योंकि ज्यादा हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 1/3 πr² गुने 100 और बटा ओरिजिनल कितना था 1/3 πr², यानी कि 100% की वृद्धि हो गया। और हमारे दिमाग में इस तरह से इतना लंबा क्वेश्चन बनाना है, बन तो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन हम इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट में कॉमन सेंस लगाते हैं। शॉर्टकट में क्या करेंगे हम, इसमें 3 चीज जो कांस्टेंट है उसको लेके नहीं चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई कांस्टेंट है, कौन सा क्या है कांस्टेंट है, माने कि जो बदलेगा नहीं। अब r²h, तो r को भी बदल नहीं रहा, r को भी बदल नहीं रहा, क्योंकि r को भी कांस्टेंट लेके चल रहा था, सिर्फ h में अंतर आ रहा। तो पहले h रह गया, एक था, अभी h कितना आ गया 2 आ गया, तो वृद्धि कितनी कोई, तो वृद्धि कितना का हो गया 1 का, 1 गुने 100 बटा ओरिजिनल वाला 1 से कट गया, तो 100%। अगर वही यहाँ पर बोलता कि r को दुगना कर दिया जाए, तो r को दुगना कर दिया तो पहले वॉल्यूम कितना होगा, पहले वॉल्यूम हो गया, मान लीजिए जल्दी कि 2 कर दिया, 2 हो गया, नया वॉल्यूम क्या आएगा बड़ा वाला, तो दुगना था, r के जगह कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगा 4 - 2 = 2, परसेंटेज कितना आएगा, तो 2 गुने 100 बटा कितना 2, यानी कि फिर 100% उसकी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर वही 3 करता तो 9 हो जाता, तो 300% वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से देखना, कांस्टेंट को लेके चलना है, और बाकी जाकर जो कांस्टेंट को छोड़ कर सिर्फ वेरिएबल को लेके चलना है, जो वेरिएबल है उसके हिसाब से बनाएंगे, और जितना इंक्रीमेंट आएगा उतना लिखते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ आया, धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। 66 क्वेश्चन, अब 66 कह रहा है कि 4:30, 4:30 घंटे और मिनट के
के बीच का कोण एंगल क्या होगा। कह रहा है कि 4:30 PM पर किसका आवर एंड मिनट्स के हैंड्स के बीच का एंगल क्या होंगे, कोण क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, मोड में रखेंगे 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। एच लिख देता हूं मैं, एच मैंने आवर, मोड में मैंने अगर माइनस में आएगा तभी प्लस में हमको लिखना है। अब 30 गुने एच का मतलब कितना हो गया 4 और माइनस 11/2 गुने 30। अब देखिए कितना आएगा 11 दुनी 15 दुनी 30, यानी कि 120 माइनस 15 165 आ गया, तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो बस ये आएगा 45 डिग्री आएगा जी। कितना आएगा 45 डिग्री, बी नंबर। ये मोड का मतलब क्या हो गया कि आपको हमेशा एंगल प्लस में आएंगे, ठीक है। अब इस तरह से बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है। 67 नंबर, 4:30 घंटे मिनट के बीच क्या कोण होता है। फॉर्मूला इसका होता है कि 30 गुने एच माने कि आवर का हैंड इंटू माइनस 11/2 इंटू मिनट का हैंड। अब 30 गुने 4 120, 11/2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 165, तो 45 डिग्री आ जाएगा, आसान है। अब कह रहा है कि एक बटन का माध्य और मानक विचलन है, विचलन का गुणांक क्या होगा। माध्य दिया हुआ, मीन दिया हुआ, माध्य दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ, माध्य दिया हुआ है इसका 10 और मानक विचलन क्या, मानक विचलन वो दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ 5। तो कहता है विचलन गुणांक क्या होगा, आपको वही पूछ रहा है। कह रहा है कि माध्य 10 है, मानक विचलन 5 है और विचलन गुणांक क्या होगा इसका विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है। और आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, आप फॉर्मूला याद करें 100%, नहीं याद उसे कॉपी में लिखने की जरूरत करें। तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचलन गुणांक बराबर होते हैं क्या, मानक विचलन बटा माध्य, क्या मानक विचलन बटा माध्य, क्या माध्य, और गुने 100%। अब बताइए मानक विचलन कितना है, तो मानक विचलन 5 है और माध्य कितना है 10 है, गुने 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया तो कितना आ जाएगा 50%। क्या आपको कोई इसमें कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, आराम से बन गया। अब 67 भी हो गया। क्वेश्चन में 68 देखते हैं कितना छोटा क्वेश्चन है, बड़ा है तो हम उसको 68 है, यहीं पर देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, अगर बनती है तो ठीक है, बन जाएगा आसान से। 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत है, ये क्या है आयत है, ये एक आयत का बिकाने की लंबाई 10 है, बिकाने की लंबाई कितना है 10 है। और क्या करें, इनकी भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 8 है, तो दूसरे कितना होगा 6 होगा। बताए थे कि l² प्लस b² इक्वल टू कितना होता है d², डी मैंने क्या होता है डायगोनल। अब l² b d² भी है, तो आपको पता है 10 8 और 6 पाइथागोरस ट्रिक है। तो पाइथागोरस ट्रिक में यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 10 का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ गया, सीधे सीधे 6 आंसर आ गया। क्या हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको कुछ बढ़िया 10 8 6 3 4 5 5 12 5 13 इस तरह क्वेश्चन तो देखते ही बन जाता है इजी वे में, बिना कोई फॉर्मूला लगाए हुए। वैसे होता भी l² प्लस b² इक्वल टू d, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, किसमें रेक्टेंगल में होते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। कह रहा है 69 नंबर कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का है जो 55 99 है। संख्या कह रहा है कि संख्याएं कौन कौन है, संख्याएं 55 है और 99 है। इनका HCF माने कि महत्तम समावर्तक 11 है, तो एलसीएम क्या होगा जी, का फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM
माने महत्तम गुणे लघुत्तम बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई में कितना होता है ACCOND सेकंड नंबर। ये तरह से होते हैं। अब इसको फॉर्मूले पर रख देंगे, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए HCF कितना है 11, LCM आपको पता नहीं, फर्स्ट नंबर कितना दिया 55, सेकंड नंबर बन जाएगा 99, x इक्वल टू हो जाएगा 55 गुने 99 बट्टा 11 99 हो जाएगा कितना 9 45 से 5 भाग करने 4 9 45 4 495 आंसर। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया है। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला 25 रुपए लीटर दूध खरीदता और उसमें 1 वाला पानी मिला 5 वाटर का पानी मिला करके मिश्रण को 29 रुपए का बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। अब बताइए कि 25 रुपए लीटर दूध खरीदता और उसमें से वाला पानी मिलाकर मिश्रण को 29 रुपए लीटर बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। अब बताइए कि दूध है इनिशियल दूध या सीरीज 1/5 तो हमेशा मानते हैं दूध बराबर एक जितना रहे ना दूध पानी कितना मिला रहा पानी मिलाया गया पानी की मात्रा। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम लॉजिक वाला, मिलाया गया पानी की मात्रा कितना 1/5, हर में कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो यही दूध मान लीजिए। तो खरीदा गया दूध बड़ा कितना हो जाएगा 5 लीटर और मिलाया गया पानी, यहां भाग का है, ठीक है। मिलाया गया पानी इक्वल टू कितना होगा 5 गुने 1/5 यानी कि 1 लीटर। अब बताइए 1 लीटर, अब 1 लीटर पानी हो गया यानी कि टोटल जो मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर जो हो गया वो हो जाएगा 6 लीटर और टोटल SP मैंने को टोटल बेच रहा है तो 6 लीटर दूध बेचेगा ना किसके हिसाब से 29 के हिसाब से, क्योंकि 29 को सेलिंग प्राइस है। तो 9 6 54 के 4 भाग करते हैं 5 6 12 5 कितना हो गया 12 5 17 174 हो गया और टोटल CP, लेकिन वो बेच 6 लीटर लेकिन खरीदा कितना 5 है ना, और किसके हिसाब से 25 के हिसाब से 25 है 25 से 125। अब यहाँ प्रॉफिट कितना होगा क्योंकि CP बढ़ा है किससे SP से, नहीं SP बढ़ा है CP से, प्रॉफिट ही होगा। तो कितना 174 माइनस 125 तो कितना आ गया 14 में से 5 गया 9 और 17 में से 16 में से 2 गया 49 और परसेंटेज कितना आएगा P%, तो 49 गुने 100 बटा कितना 125 25 100 25 25 से वही आ जाएगा आंसर। अब इस तरह से उसको क्या करना है भागा देके बनानी है कि कितना आएगा जी। तो 936 के 6 4 16 3 19 बटा कितना 5 196 बटा 5। अब क्या करेंगे ना किसको दशमलव बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए आसान से आएगा 9 दिन 6 दिन 12 दिन 38 से 39 बटा 10 लिख सकते हैं 39.2%। समझिए बात हो नहीं बहुत आसान है। बस इनसे वीडियो स्टॉप करते हैं और आते हैं अगले एक सेट नंबर 4 में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं पहले आप लोग बनाएंगे कि हमने क्या सीखते हैं जो। थैंक यू, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इसको, ठीक है। नोटिफिकेशन आते रहे हैं आपको, घंटी जब घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।